सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अजलान शाह कप 2025 को किसने जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम ने। देखो हम बात कर रहे हैं अजलान शाह कप बोल दूं या सुल्तान अजलान शाह कप बोल दूं 2025। इस बार ये इसका 31वां एडिशन रहा। ये मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। मतलब इसका संबंध किससे है पूछेंगे तो हॉकी से संबंधित ये एक टूर्नामेंट है। पुरुषों का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। अभी 23 से लेके 30 नवंबर तक ये हुआ था। और कहां पर हुआ था? हमेशा ये मलेशिया में ही होता है, मलेशिया कुआलालंपुर में। इसकी शुरुआत 1983 में होती है। और जो शुरुआत का पहला एडिशन है वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा करके। और अभी जो लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं 31वां एडिशन 2025 वाला, इसको जीत लिया है बेल्जियम ने। बेल्जियम का ये पहला टाइटल है। यहाँ पे बेल्जियम ने किसको हराया? भारत को हराया है। भारत रनर अप रहा, उप विजेता रहा है। इतनी बात आपको याद रखनी है। हॉकी से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो एक तो हमने पढ़ा था 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 जो चेन्नई में हुआ। पंजाब ने जीता, झारखंड को हराया। और 15वां जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025 जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ, उसको झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया था। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुआ था, जिसका मैस्कोट रहा था चांद। और उसको भारत ने जीता था, साउथ कोरिया को हराया था। और 2026 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। और अभी जो 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 हुआ था हांगजाऊ चाइना में, उसमें पहले स्थान पे चाइना रहा, दूसरे पे भारत, तीसरे पे रहा था जापान। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है नई दिल्ली में, मुख्यालय अध्यक्ष दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। देखो हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, हम हमेशा पढ़ते हैं और आज यही प्रश्न था हमारा। आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। इन सबका संबंध हॉकी से है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर किसने इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा ने अभी 30 नवंबर 2025 को रांची झारखंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान 352 छक्के लगा करके वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने आप कह सकते हो 278 वनडे मैचेस खेल करके 352 छक्के लगाए हैं। पिछला रिकॉर्ड ये पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम था, 351 छक्कों का। तो याद रखना वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा याद आएगा, अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का, जो कहां पर होंगे? भारत और श्रीलंका में। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पे आ गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया। वैसे आप देखोगे सबसे ज्यादा ओडीआई रन के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं, फिर विराट कोहली है, और अब रोहित शर्मा तीसरे स्थान पे आ गए हैं। और एक बुक भी आई थी अभी इनके ऊपर, द राइज ऑफ द हिटमैन, इसको लिखा था आर कौशिक ने। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, तो सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर होगा स्किन ऑफ यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025। पहले तो याद रखना एडिशन कौन सा है, 56वां एडिशन है। कहां पर हुआ? ये हमेशा गोवा के पणजी में होता है। अभी 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये हुआ। और इसमें फोकस कंट्री याद रखना जापान था, पार्टनर कंट्री स्पेन है, और स्पॉटलाइट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये किसे दिया गया? स्किन ऑफ यूथ को। ये वियतनाम की मूवी है। मतलब आप यूं भी कह सकते हो, ये यूं भी पूछ सकता है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जिसको मिलता है उसी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है, याद रखना। वियतनाम की ये मूवी है स्किन ऑफ यूथ। अच्छा, इसके डायरेक्टर का नाम भी अगर वो पूछ लेगा तो वो भी आप लिख लेना, ऐश मेफेयर। ऐश मेफेयर महिला है, डायरेक्टर है इसकी। इसके अलावा
अगर पूछे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, संतोष दावाखर को। किस मूवी के लिए? एक मराठी मूवी है गोंढाल, उसके लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है उबेमार रियोस को, कोलंबिया के हैं। किस मूवी के लिए? अ पोएट, स्पेनिश फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ऑस्टन, ये सोलेविनिया देश है उसकी है। और किस मूवी के लिए? लिटिल ट्रबल गर्ल्स मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी इसका पुरस्कार मिला है बांदिश बैंडिट्स सीजन 2 के लिए। इसको आनंद तिवारी ने बनाया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रजनीकांत को। और स्पेशल जूरी अवार्ड ये मिला अकिनोला डेविस जूनियर को। ये ब्रिटिश नाइजीरियन फिल्म मेकर हैं। और किस मूवी के लिए इनको ये स्पेशल जूरी अवार्ड मिला? माई फादर शेडो मूवी के लिए। और एक होता है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड, ये दिया गया सेफ हाउस मूवी को। इसको एरिक स्वेंसन ने बनाया है, ये नॉर्वे से है। तो जो भी तरह के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म के लिए दिया जाता है, जो कि स्किन ऑफ यूथ को दिया गया, ये वियतनाम की है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो आंसर होगा नाइट्रेट। तो अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 को जारी किया, जिसके अनुसार भारत में ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक पॉल्यूटेंट ये नाइट्रेट है। और इसका मुख्य कारण बताया गया मानव जनित स्रोत, जैसे कि कृषि में यूज होने वाले उर्वरक, फर्टिलाइजर और सीवेज का रिसाव, ये सब इसके मुख्य कारण है। इस रिपोर्ट में बताया कि नाइट्रेट ये भारत के 56 परसेंटाइल से अधिक जिलों को प्रभावित करता है। नाइट्रेट के बाद सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक ये फ्लोराइड है, उसके अलावा और आर्सेनिक भी है, यूरेनियम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रेट है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का 71.7 परसेंटाइल भूजल ग्राउंड वाटर भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों को पूरा करते हैं, स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। और प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा नाइट्रेट कॉन्टेमिनेशन प्रदूषक ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? वैसे CR पाटिल हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की, रिपोर्ट का नाम क्या है, और इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 दिसंबर को। तो हर साल 1 दिसंबर को एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार 1998 में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन, ओवरकमिंग डिस्टरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। एड्स का मतलब हो गया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको बोलते हैं। और HIV आप कह सकते हो एक रेट्रो वायरस है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, उसे कमजोर बना देता है, और इस कारण से हमारे शरीर में कई तरह के रोग हो जाते हैं। यही एड्स है। एड्स कुछ अलग से चीज नहीं है। एड्स में क्या होता है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है और हर तरह का रोग हमें हो जाता है। अच्छा, एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। और अगर एलिसा टेस्ट ये पॉजिटिव रहा तो उसको कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट किया जाता है। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं उसको। एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ? तो याद रखना 1992 में। और एड्स से संबंधित एक और दिवस होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये कब होता है? ये 18 मई को होता है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे, ये होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो थीम भी याद रखना, बाकी चीजें भी मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। ये दिसंबर का पहला इंपॉर्टेंट डे हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखना इसको। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में व्हेन इट ऑल बिगन इस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा राकेश मारिया ने। तो बुक का नाम है व्हेन इट ऑल बिगिन, इसको लिखा है राकेश मारिया ने। इस बुक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो ये जो लेखक है राकेश मारिया, ये मुंबई से ही बिलोंग करते हैं। ये मुंबई के 38वें पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं,
होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल भी ये रह चुके हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है व्हेन इट ऑल बिगिंस, इसका नाम है। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है। मे अ मिलियंस बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमित त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। डिफरेंट बट नॉ लेस, अनुपम खेर। द पान, कश्मीर के संघर्ष की कहानियां, इप्सिता चक्रवर्ती। किरण देसाई, और किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और अगर मैं पूछूं कि मिला किसे बुकर पुरस्कार इस बार का, तो आंसर होगा डेविड सजेले को, उनके नॉवल फ्लैश के लिए। और विंग्स ऑफ वेल्लोर, इसको लिखा स्वप्निल पांडे ने। अबाव एंड बियॉन्ड को लिखा शिव कुमार मोहंका ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा इंद्रजाल है। तो अभी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत की पहली एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया है। इस व्हीकल का नाम इंद्रजाल रेंजर है और ये AI का यूज करता है। और इसका यूज क्या होगा? ये ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, उसे ट्रैक करेगा और उसे खत्म कर देगा। ये व्हीकल चलते समय भी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इंद्रजाल रेंजर क्या है? एक तरह की UAV ये कार है, अनमेन्ड एयर व्हीकल कार है और इसे काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में यूज किया जाएगा। रेंज की अगर बात करोगे तो 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है ड्रोन को डिटेक्ट करने की, और ड्रोन को गिरा देगा ये 4 किलोमीटर के अंदर की रेंज में। और इसे बनाया इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी ने, जिसकी स्थापना होती है 2023 में। ये प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी है। काम होता है इसका काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाना। मुख्यालय आपको मिलेगा इसका हैदराबाद में। ठीक है, तो इंद्रजाल का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बाकी ड्रोन से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको कराऊं तो IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया, नाम है त्रिशूल। IIT जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया। भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन बनाया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। और भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम है इंद्रजाल। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर खुलेगा? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? भारत। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश ये बना इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। ठीक है, तो 15 प्रश्न ये ड्रोन से संबंधित हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने प्रेरणा स्कीम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने प्रेरणा स्कीम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है असम में पढ़ रहे कक्षा 10वीं के बच्चों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो इसके तहत क्लास 10 के हर स्टूडेंट को एग्जाम होने तक हर महीने 300 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इन पैसे से जो बच्चे हैं वो अपने स्टडी का सामान और खाने का ध्यान रख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है स्कीम को लॉन्च करने का? तो राज्य में ड्रॉप आउट रेट को कम करना और इक्वलिटी को बढ़ाना। तो बच्चे जो स्कूल छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कम से कम इस बहाने वो स्कूल तो आए। अब असम में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन कुछ योजनाएं पहले हम देख लेते हैं जो अभी न्यूज में रही। जैसे कि शक्ति श्री कार्यक्रम उड़ीसा ने लॉन्च किया था। एक सड़क एक दिन योजना को दिल्ली ने। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र। सेतु बंद विद्वान योजना शिक्षा मंत्रालय ने। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश। नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना को सिक्किम ने। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसकी घोषणा भी 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने की थी। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। बंगलुरु में अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना कहां पर? बंगलुरु में। बाकी बात असम की हो रही थी, ये रहा मैप में असम।
कैपिटल दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्य के पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुडडक। वृक्ष है हॉलॉन्ग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नींबू। लोक नृत्य है यहाँ का बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहार में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, वेखो महोत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क ये बना दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। उसके अलावा छठा नेशनल पार्क था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया और औरंग नेशनल पार्क हो गया। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका है, डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल बोलो इसे, है ना। लंबाई ये 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर स्थित है ये। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न असम से हम बात करेंगे। तो असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, असम सेट उसको कहते हैं। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया। गज मित्र पहल शुरू किया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना शुरू होती है। ऑपरेशन फाल्कन यहाँ पे शुरू हुआ। भारत का 22वां IIM ये स्थापित होगा गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास ये असम और मणिपुर में हुआ था, इंडियन आर्मी ने आयोजन किया था। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। असम में एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की शुरुआत की गई और इसका नाम बोगेश्वर बरुआ के नाम पे रखा गया। ये असम के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी यह असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत वर्ष 2025 से 2029 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा यूनेस्को। तो अभी भारत को वर्ष 2025 से लेकर 2029 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में एक बार फिर से चुन लिया गया है। बात यहाँ पे यूनेस्को की हो रही है जिसकी स्थापना होती है 1945 में। और यूनेस्को मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आपको बता दूं यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य शामिल हैं जिनका कार्यकाल 4-4 साल का होता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में हो गया और इसके हेड भी नए बने थे। खालिद अल एनानी उनका नाम है। ये इजिप्ट से हैं, मिस्र से हैं। आपको याद है अगर पूछे अभी किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की थी तो निकारागुआ। अमेरिका भी हो चुका है। और अभी 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया था ला प्रेंस को। यह निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है और इसी के बाद निकारागुआ यूनेस्को से अलग हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बाकू में, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 17 से लेकर 28 नवंबर तक ये हुआ बाकू अजरबैजान में। उद्देश्य है दुनिया के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर चर्चा करना। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हर 4 साल में होती है। शुरुआत इसकी 1985 में हुई थी। ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इस यूनियन की बात करें, इसकी स्थापना 17 मई 1865 में होती है और मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी किस IIT ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? IIT खड़गपुर। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है जिसे अभी मोदी जी ने लॉन्च किया था? विक्रम-1। उसके अलावा पूछा था 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली। 2025 लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वेला मेला सिमन्ना को।
यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया 27 नवंबर को। जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम उत्सव किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश। भारत ने अभी किस देश के साथ MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर सहायता के लिए भी समझौता किया? अमेरिका। फिर पूछा अभी केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी? 7,280 करोड़ रुपीस। और आखिरी प्रश्न था अभी 2025 समर डेफलिम्पिक्स की ओवरऑल मेडल टैली में भारत ने कुल मेडल जीते कितने? 20 मेडल जीते हैं और भारत 6वें स्थान पे रहा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा भूषण अग्रवाल को, ब्रजभूषण अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।